क्या चाल चली अंग्रेजों ने। और इस दुनिया में जो अदृश्य है बस उसी की कीमत है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने एक पब्लिक प्रोग्राम में चले गए तो लोग कहेंगे कि भैया डीएम साहब आए थे। इस जीवन में जरूरी है शक्ति, एक्टिविटी है कि एक दूसरे के संबंध को समझना। एक दूसरे का पूरा सिलेबस तुम्हारा यही है, जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है वो यही है। शुरुआत तुम्हें स्कूल लेवल से करनी है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज तुमने कभी कायदे से पढ़ी ही नहीं। इसलिए हर आईएएस का एस्पिरेंट शुरुआत कहां से करेगा? स्कूल लेवल से। पहुंचेगा कहां? कॉलेज लेवल पर। फिर मेडिकल की पढ़ाई कि किडनी पैनक्रिया का क्या रिलेशन है, पैनक्रिया किडनी लीवर हार्ट का क्या रिलेशन है। अब सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म एक कदम आगे बढ़ा, पुराने की तुलना में एक कदम आगे बढ़ा, फर्स्ट फेज की तुलना में आगे बढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, फिलॉसफी हो गई, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, गोल हो गया, इवेंट्स हो गया, एक्टिविटीज हो गई। और जब सोशलिज्म का स्ट्रीम मजबूत हुआ तो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन 1925, 1924 एचआरए, 1925 सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इससे एक आदमी बड़ा चिंतित हुआ, एक ग्रुप बड़ा चिंतित हुआ। कौन सा? कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। ये बड़े चिंतित हुए कि अब क्या होगा? अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हम उखड़ जाएंगे। और इनके सामने एक एग्जाम्पल था ही 1917 का रशिया। इनके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था 1917 रशिया, जहां मजदूरों ने और किसानों ने मिलकर इंपीरियल और कैपिटलिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंका। मजदूरों का शासन, सोवियत। अब इंडिया की कैपिटलिस्ट लॉबी बहुत डर गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी बहुत डर गई, और डर गई तो कुछ करेगी। तो 1927 में तुम देखोगे कि हिंदुस्तान के जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, फिक्की। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर लॉर्ड इरविन से कहता है कि बाबूजी, वो वहां लेनिन, यहां भगत सिंह। बोले भारत में एक लेनिन पैदा हो रहा है बाबूजी। और एक बार हम धोखा खा चुके हैं। अगर इस लेनिन को हमने मौका दिया, भगत सिंह को, तो फिर तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे। अंग्रेजों ने कहा ये बात तो है यार, क्या किया जाए? अरे बोले करना क्या है यार, मास मूवमेंट शुरू कराओ। हाँ बोले रुको, मास मूवमेंट शुरू कराते हैं। बोले कैसे कराओगे? वहां पिछली बार तो तिलक को छोड़ दिए थे, अब क्या करोगे? अरे बोले कराएंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो यहीं पर 1927 में एक और घटना घटी, साइमन कमीशन। देखो, कनेक्टिविटी टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत के कंडीशन को रिव्यू करना है, और सारे मेंबर अंग्रेज। अब तुम एक डेलीगेशन बना रहे हो तमिलनाडु के सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, और उसके सारे मेंबर पंजाबी। तमिलनाडु का आदमी दुखी नहीं होगा? बहुत दुखी होगा, विरोध करेगा। यहां भी विरोध हुआ तो साइमन कमीशन ने मास मूवमेंट को फिर से जिंदा कर दिया, एंटी साइमन मूवमेंट। क्या चाल चली अंग्रेजों ने। पता है ये आम आदमी कौन है? ये आम आदमी वो है जिसको जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, और इस दुनिया में जो अदृश्य है बस उसी की कीमत है। उसको तुम भगवान कहो। इसीलिए जितने बड़े बड़े पद पे लोग हैं उनको पब्लिक से बहुत दूर रहने की सलाह दी जाती है कि ज्यादा मत मिलो। डीएम से कहा जाता है ज्यादा मत मिलना बेटा, डेली निकलोगे इज्जत खत्म। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने एक पब्लिक प्रोग्राम में चले गए तो लोग कहेंगे कि भैया डीएम साहब आए थे, और डेली गए तो गए। ये आम आदमी यही है, कहता प्रेम बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छा,
तो रिक्शे वाले को कौन करता है? सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में, तो रिक्शे वाले को कौन करता है? ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। इस जीवन में जरूरी है शक्ति। कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। ये देखो, और फिर मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिलें आ गई। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। मजदूरों, किसानों, यूनियनों को कंट्रोल करने के लिए। इससे गुस्सा होकर कि यार एक तो परेशान कर रहा हूं, ऊपर से रोने नहीं दे रहा। असेंबली बॉम्ब केस, और यह सब चल रहा था, तभी तक एक अंधेरा छा गया। 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो कारोबार ठप, लोग बेरोजगार, मजदूर खाली। बोले अब क्रांति करेंगे, पर नेता के बिना कैसे करोगे? तो 1931 हैंगिंग ऑफ भगत सिंह। सेना राजा के बिना बेकार है। सेना राजा के बिना बेकार है। और सेना से क्या लड़ना? राजा को हटा दो, क्योंकि सेना जैसे चेस का गेम है, चेस के गेम में चेस बोर्ड से राजा हटा दो, गेम शुरू ही नहीं हो सकता। कुछ लोग है ना, वो सेना से लड़ते हैं। यही तो औरंगजेब ने गलती कर दी। सेना से क्यों लड़ना? सेना को क्यों टारगेट बनाना? टारगेट बनाना है राजा को। इसलिए चेस के गेम में जो नए नए खिलाड़ी होते हैं ना, वो प्यादा वादा मारने में बड़ा विश्वास रखते हैं, जबकि टारगेट किसको बनाना है? राजा को। और इन्हीं सब बातों से दुखी होकर थर्ड फेज, ये कम्युनलिज्म, ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल, भारत में जो चारों तरफ आग लगा हुआ था, तो थर्ड फेज का रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है। तो छोटी घटना लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं पढ़े होते हैं। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह का नाम तो बहुत लोगों ने सुन रखा है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट नेम है सूर्यसेन, बंगाल में। चिटगांव आर्मरी रेड, चिटगांव आर्मरी, चिटगांव आर्मरी रेड, और एक नई आइडियोलॉजी, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड, लड़ेंगे, सेना बनाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन अभी शायद इस आर्म्ड रेबेलियन का समय नहीं था। समय से पहले कोई भी कोई काम करेगा, वो मारा जाएगा। अब नर्सरी का बच्चा अगर आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। वो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। आइसोमेरिज्म तो बहुत बड़ी चीज है। समय, और फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कराची कांग्रेस हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड आया, गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, तो 1935 का एक्ट आ गया। और 1935 के एक्ट में एक बड़ी शानदार बात, बहुत शानदार, 1935 के एक्ट में एक बड़ी जबरदस्त बात जिसने भारत के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल और स्टेट के सब्जेक्ट में पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, भारतीयों के हाथ में आ गया प्रोविंसेस, भारतीय बने प्रधानमंत्री, तब स्टेट के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते थे, भारतीय बने प्रधानमंत्री। 11 में से 8 प्रोविंस, 11 प्रोविंस थे, 11 में से 8 प्रोविंस कांग्रेस के कब्जे में। अब पुलिस किसके इशारे पे काम करेगी? स्टेट के चीफ के इशारे पे। स्टेट के चीफ कौन है? कांग्रेस के लीडर्स। अब पुलिस किसी को भी नहीं उठाएगी। अब वो पुलिस का जो रिप्रेशन था वो खत्म। लोगों ने कहा कि दरोगा जी बड़ा देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। हाँ, बोले अब तुम्हारी सरकार है। बोले अच्छा, अब दरोगा जी फर्जी मारेंगे? अरे बोले मजाल इनकी, मार देंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। बोले ये क्या है भैया? बोले ये आजादी है। इसी की बात तो गांधी जी तुमको समझा रहे हैं 1920 से। आपकी सरकार। बोले हमारी? केजरीवाल जी की? अरे बोले केजरीवाल जी की नहीं, तुम्हारी जनता की। अच्छा, बोले जनता की? हाँ। बोले यही तो समझा रहे हैं, आजादी आजादी, लड़के लेंगे आजादी और नाच के लेंगे आजादी और भैया बोले आजादी। आजादी का मतलब जनता की सरकार। और जब जनता की सरकार होगी तो सरकार के अधीन पुलिस होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, लेजिस्लेचर होगा। तो वो किसके इंटरेस्ट में काम करेंगे? जनता के इंटरेस्ट में। और ये सरकार जो बनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंतर्गत, ये 28 मंथ्स तक सरवाइव की। 28 महीने इस देश के लोगों ने आजादी का स्वाद लिया। और स्वाद कुछ चीजों के बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए मां बाप चाहते हैं कि कुछ चीजों के स्वाद आप तब तक ना लें जब तक आप कुछ कर ना लें, इंडिपेंडेंट ना हो जाए। वो जानते हैं अगर उससे पहले ले लोगे तो हमारा ही पैसा लुटाओगे। मां बाप चाहते हैं कि कुछ चीजों का स्वाद आप तब तक ना लें जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने उनका स्वाद लिया तो आप फिर उनकी तरफ भागोगे। और उसमें से एक चीज है शराब, सबकॉन्शियस को शांत कर देती है। बंद, आईएएस में होगा कि नहीं होगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिलेशन क्या कहेगा, और मैं कहां, सब बंद, क्लोज। 4 घंटे आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। कुछ चीजों के स्वाद बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत। मां बाप चाहते हैं जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए आप ना ले। 28 महीने इस देश की जनता ने आजादी का स्वाद लिया। अभी आजादी मिली नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमी। 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी ने हमला कर दिया पोलैंड पे। और जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो ब्रिटेन ने जर्मनी पे हमला कर दिया। और फिर ब्रिटेन ने बिना इंडिया के नेताओं से पूछे ये कहा कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड इज कमिटेड टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। गांधी जी ने कहा क्या बोल रहे भैया? हाँ बोले यही बोल रहे हैं यार कि भारत के लोग ब्रिटेन के साथ हैं और पोलैंड की आजादी के लिए कमिटेड हैं। गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हैं। अरे बोले नहीं यार, सीरियस, एकदम बहुत सीरियस। बोले नहीं नहीं मजाक कर रहा है। बोला क्यों? बोले सरकार, एक गुलाम दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है सरकार? अंग्रेजों ने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम आजादी को इतना सम्मान देते हो तो हमको आजाद कर दो और फिर हमारा समर्थन ले लो। अरे अंग्रेजों ने कहा बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है साथ लेने के लिए। आजादी, इतने सोने के देश को कोई छेड़ता है? तो फिर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कांग्रेस इज द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। अब कांग्रेस के नेताओं को बहुत बुरा लगा कि एक तो साहब तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो,
एक तो हम तुमसे कह रहे हैं कि देखो भैया हमको आजादी दे दो, वो तुम नहीं दे रहे हो, फिर हमारा साथ ले लो। आजादी की दूर बात तो बहुत दूर है, आजादी की बात तो बहुत दूर, तुम फिर हमें लड़ाने की कोशिश करो कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। और फिर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया, पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। खेल देखो, खेल समझो, खेल, अपने दिमाग को खोलो यार, कहां उलझाए हुए हो। मन का सबसे बड़ा फीचर जानते हो क्या है? उलझना, बंधन। 98% लोगों का मन इस दुनिया में उलझा हुआ है, और उस 98 में 96 का फर्जी उलझा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है भैया, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने दे। नहीं भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोगों पर कब्जा कर लेंगे भैया। रहते तो है पाकिस्तान में मुसलमान, वो सीमा हैदर भाग के आई तो है। मत भेजो बाबा जी, मत भेजो हमको, मत भेजो बाबा जी, मुसलमानों से ही तो भाग के आई है। वहां कौन से हिंदू यहूदी पारसी रहते हैं? कहती मुझको मत भेजो भैया, प्लीज भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। सोचो वहां कौन से सबके बीच में भाईचारा है कि सब शिया सुन्नी महदवी सब एक दूसरे को प्यार से खाना एक हाथ से खिला रहे हैं? फर्जी टेंशन में 96% फर्जी उलझे हुए हैं। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले। कौन सी शॉर्ट हो गई है दुनिया में चीजें? तेरी वाली आखिरी महिला थोड़ी थी धरती पे। नेक्स्ट, उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है, और मन तुम्हें उलझाएगा। कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। और अगर ये उलझा, देख लेना, ये बड़ा प्यारी बात बता रहा हूं, इसको गौर से सुनना। ये एक मन के दो हिस्से हैं समझाने के लिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब यहां तुम क्या पढ़ रहे हो? मॉडर्न इंडिया। यहां तुम कॉन्शियस माइंड से मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड में कैट विंसलेट बैठी हुई है। तो तुम जितना भी पढ़ रहे हो, पढ़ तो बहुत रहे हो, 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, यहां सेव नहीं हो रहा है। समझना इस खेल को। जितने लोग उलझे हुए हैं उनका यह प्रीऑक्यूपाइड है। उलझना मतलब सबकॉन्शियस का प्रीऑक्यूपाइड होना। और इस प्रीऑक्यूपाइड मन में जब तुम कुछ बाहर से भेजते हो वो आता ही नहीं, यहां तक पहुंचता ही नहीं। तभी तो तुम इतनी मेहनत करते हो, साल 2-2 साल पढ़ते हो, 3-3 साल पढ़ते हो, कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां से यहीं तक ये बात खत्म हो जाती है, यहीं पर रह के घूम घाम के चलिए, यहां तक आता ही नहीं। इसी को खाली करने के प्रोसेस का नाम है ध्यान। है बाबूजी? यहां तक आता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं। अब चूंकि ये छिपा हुआ है, ये सिर्फ ध्यानियों को दिखता है, एनर्जी रिजर्वायर है, और मन का 98% है, ये 2% है। तो जिसने यहां से कसम खाई कि सिगरेट नहीं पिएंगे, उसकी सिगरेट कभी नहीं छूटेगी। और अगर यहां डिसीजन ले लिया तो कभी सिगरेट पी नहीं सकते। बहुत कम लोग इस लेवल पे आते हैं। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सुनने से थोड़ी आता है। ये 98% अगर तुम्हारे तरफ आ गया तो तुम ताकतवर। इसी 98% को अपने कब्जे में लेने का नाम है ध्यान। कितने लोग कसम खाते हैं सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे, यहीं से करते हैं सब, यहां तक आ ही नहीं पाता। और ये कुछ बोलता नहीं, ये सोचता है तुम बकबकाते रहो, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उलझो मत। प्रेम के नाम पे, रिश्ते के नाम पे, भावना के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, रीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे उलझो मत। उलझने से अगर तुम बच गए, प्रेम करो,
एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, उलझो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो उसकी, वाह वेरी गुड वेरी, नेक्स्ट और लाओ। उलझो मत। धर्म को पढ़ो, धर्म से सीखो, धर्म के रास्ते पर चलो, उलझो मत। बस मेरी एक बात मान लो, दुनिया में उलझना छोड़ दो, फिर देखो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती है, मस्त। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया, और मैंने तुमसे कहा मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स, समझदार लोग दो फ्रंट पे कभी नहीं लड़ते। अब जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, अब देखो 1939 में एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दूसरी तरफ रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और मैंने तुमसे कहा मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स, समझदार लोग दो फ्रंट पे कभी नहीं लड़ते। अब यह हुआ कि भैया ये तो रोक नहीं सकते, इनको समझाओ। अब यह हुआ भैया ये तो हाथ में ही नहीं है, इस बात पे ध्यान देना। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कराए हैं, नहीं नहीं भैया सब मरा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर बनना तो डिसीजन लेना, अभी क्यों मरे जा रहे हो? अभी जीडीपी तैयार कर लो, जीएनपी तैयार कर लो, इतनी सारी बाढ़ें आ रही, इनके कारण पता कर लो। मोदी जी फ्रांस में, उसको पढ़ लो। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर क्यों चिंतित होना? सो जानना है, बिल्कुल कश्मीर को पढ़ना है, कश्मीर क्राइसिस, कश्मीर प्रॉब्लम पढ़ना है, चिंतित क्यों होना? कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातों पर चिंतित है, उनको सुनकर ही हंसी आती है। भैया मक्का में शिवलिंग है, हाँ भैया वहां भी शिवलिंग है। अरे अयोध्या जी नहीं भरा, नहीं वहां भी है भैया शिवलिंग, उसको भी भैया आजाद कराना है भैया। अच्छा उलझना बंद। ये तो कितने कितना बड़ा मैसेज तुम्हारे सामने है। क्या किस पे चिंतित नहीं होना, ये तो रोक ही नहीं सकते, ये मैनेज कर सकते। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑगस्ट ऑफर, भारतीयों को ऑफर दिया 1940 में। कहा डोमिनियन स्टेटस, अरे गांधी जी ने कहा बाढ़ में जाए डोमिनियन स्टेटस। कराची कांग्रेस में हमने कहा था पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आप डोमिनियन स्टेटस रख लो अपने पास। नहीं माने सब। फिर अंग्रेजों ने एक और ऑफर दिया, क्रिप्स मिशन 1922, क्रिप्स मिशन 1942। कहा डोमिनियन स्टेटस विद स्पेशल स्टेटस। बोले ही कहा है चाचा? बोले मतलब नौकर रहोगे, चीफ नौकर, क्राउन राउंड लगाए हुए नौकर। अरे बोले यार तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? नहीं चाहिए चाचा डोमिनियन स्टेटस, आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। तुम ऐसे पढ़ते हो हैं? तुम तो यार रटने के लिए पढ़ते हो। तुम्हारा जीवन में एक ही काम है, वो पढ़ ले, किसी तरह आईएएस बन जाए, किसी तरह। तुम्हारे जीवन में एक ही टास्क है कि भगवान बस किसी तरह आईएएस बना दे प्रभु, बस अच्छी सी शादी कर ले प्रभु, 6-7 लड़के बच्चे हो जाएं, कोई पूछता क्यों आईएएस बनना चाहते हो, कहते हो देश की सेवा करना चाहते हैं। वो इंटरव्यू बोर्ड वाला और नाराज हो जाता है कि उल्टी सीधी बातें मत कर, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं तो झाड़ू लगाओ सड़कों पे, सफाई करो, स्वच्छ भारत। नहीं नहीं, अरे जय हिंद।